हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। माय नेम इज़ शालू गर्ग और हम कर रहे हैं अपने एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था अपना यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसका थ्योरी पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में हमने देखे थे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज भी हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। शुरू करने से पहले जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11। मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स परफॉर्म इक्वली वेल इन अ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स अ। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है कि मेल और फीमेल स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक टेस्ट दिया और बिल्कुल इक्वली उसमें परफॉर्म किया। तो ये स्टेटमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है? इसके ऑप्शंस हैं आपके रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। प्रोसेस ऑफ रिसर्च में जब हाइपोथेसिस वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब था कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। जो भी हम वेरिएबल्स लेके चलते थे उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता था, दोनों को हम इक्वली मानते थे। तो यहाँ पे भी जो भी मेल और फीमेल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे कहीं नहीं बताया गया कि किसी ने बेटर परफॉर्म किया और किसी ने कम परफॉर्म किया। यहाँ पे कहा हुआ है कि इक्वली परफॉर्म किया है। दैट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कंक्लूजन्स फाइंडिंग्स ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज्ड टू अदर सिचुएशंस। किसी भी कोई भी हमने एक रिसर्च ली है, उसके जो भी कंक्लूजन्स और फाइंडिंग्स हैं वो हम दूसरे सिचुएशंस पे जनरलाइज नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी हमारी रिसर्च है? सबसे पहला ऑप्शन है हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, जो ऑलरेडी हम पहले ये पूरी की पूरी रिसर्च हो चुकी है, जब हम उस पर कुछ स्टडी करते हैं तो वो हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च होता है। इसीलिए उस रिसर्च के जितने भी कंक्लूजन्स और फाइंडिंग्स हैं हम दूसरे सिचुएशंस पे उसको नहीं रख सकते, क्योंकि वो पहले ही किसी और सिचुएशन पे रिसर्च कंडक्ट हो चुकी है। तो हिस्ट्री से रिलेटेड है, हमारे पास्ट के डेटा से रिलेटेड है, इसीलिए हिस्टोरिकल रिसर्च हम जनरलाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट। इन स्टेटमेंट से हमें देखना है कि रिसर्च के मीनिंग को बिल्कुल सही कौन बताता है। फर्स्ट पॉइंट है, रिसर्च रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिविटी और एक्टिविटीज अंडरटेकन टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है कोई भी एक्टिविटीज़ को, ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकें। It is a systematic, logical and an unbiased process wherein verification of hypothesis, data analysis, interpretation and formulation of principles can be done। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और क्वेस्ट टुवार्ड्स ट्रूथ। बिल्कुल हम एक इंक्वायरी बेस्ड करते हैं जहाँ पे हम सच्चाई की तरफ जाते हैं। इट लीड्स टू एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज। बिल्कुल हमारी नॉलेज भी क्रिएट इसमें होती है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है, 1 2 3 4 सारे के सारे ऑप्शंस इसमें क्या हो जाएंगे, करेक्ट। और हमारे रिसर्च के मीनिंग के बारे में ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन अ क्वेश्चनियर। इनमें से कौन कौन से स्टेप्स ज़रूरी हैं किसी भी क्वेश्चनियर को डिज़ाइन करने के लिए। पॉइंट्स हैं, राइटिंग प्रिलिमिनरी एंड सेकेंडरी एम्स ऑफ द स्टडी, रिव्यू ऑफ द करंट लिटरेचर, प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द क्वेश्चनियर एंड रिवीजन ऑफ द ड्राफ्ट्स। ये चारों के चारों पॉइंट्स क्या हैं, ज़रूरी हैं हमारे क्वेश्चनियर को डिज़ाइन करने के लिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भी हमारी स्टडी है उसके मेन एम और उसके सेकेंडरी एम क्या है, उसी हिसाब से क्वेश्चनियर प्रिपेयर होगा। उसके बाद में जो हमारा करंट लिटरेचर है उसको रिव्यू करेंगे, वहाँ से कुछ नॉलेज लेंगे। देन हम क्वेश्चनियर का ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे और अपने ड्राफ्ट को रिवीजन के साथ ही सामने वाले पर्सन तक लेके जाएंगे ताकि वो उसके आंसर्स दे सके। तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 एंड 4 सारे के सारे ऑप्शंस ज़रूरी हो जाएंगे हमारे क्वेश्चनियर को डिज़ाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the sets of activities best indicate the cyclical nature of action research strategy? हमने एक्शन रिसर्च जब पढ़ा था तो एक्शन रिसर्च का प्रोसेस भी पढ़ा था। ये क्वेश्चन एनटीए के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। एक्चुअली हर बार ये क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो हमारा एक्शन रिसर्च का प्रोसेस होता है वो होता है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। पहले हम प्लान करेंगे, फिर कुछ एक्शन, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे और बाद में वो हमें रिफ्लेक्टिंग वे में दिखेगा। तो ये हो जाएगा हमारा साइक्लिकल नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। Next question, in which of the following arrangements a wider spectrum of ideas and issues may be made possible? इनमें से कहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ और इश्यूज आ सकते हैं, तो इनमें से हमें बताना है कि कहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। रिसर्च आर्टिकल, वर्कशॉप मोड, कॉन्फ्रेंस एंड सिम्पोजियम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ आइडियाज़ के साथ में हम कोई भी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस हमने जब पढ़ा था तब हमने देखा था कि कॉन्फ्रेंस किसी भी टाइप की हो सकती है। इवन पेरेंट टीचर में जो भी कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो गई, तो इसीलिए बहुत सारे आइडियाज़ के थ्रू हम कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ मैथड ऑफ फीडिंग ऑन एंजाइटी प्रोननेस ऑफ चिल्ड्रन, विच मैथड ऑफ रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस? एक रिसर्चर को जो भी इफेक्ट है उसको इवेल्युएट करना है कि बच्चों को जो भी फीडिंग वगैरह करवाई जाती है तो उसके लिए यहाँ पे कौन सा मेथड ऑफ रिसर्च अप्रोप्रिएट होगा। जब भी हम पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट देखते हैं, दैट मीन्स वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, उसके इफ़ेक्ट के उसको इवेल्युएट करना है। दैट मीन्स कोई भी पहले जो घटना हो चुकी है उसके बाद में उसकी कुछ रिसर्च करते हैं, तो उस रिसर्च को कहा जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो मैथड। एक्स पोस्ट फैक्टो का मैथड की हो चुका है, उसके बाद में उसका इफ़ेक्ट देखा जाता है, तो यही मेथड हमारे यहाँ पे काम आती है। तो ऑप्शन नंबर सी, एक्स पोस्ट फैक्टो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकसेज ऑन एमेलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशंस? कौन सा जो भी रिसर्च टाइप है वो हमारी प्रिवेलिंग सिचुएशंस, जो अभी सिचुएशंस हो रही है उसके बारे में हमें बताता है। फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च में बेसिकली हम थ्योरी बिल्ड करते हैं, हम थ्योरी की तरफ जाते हैं। अप्लाइड रिसर्च में जितना भी वो थ्योरी है उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेकर आते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद में उसका कोज और इफेक्ट ढूंढा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, एक्शन रिसर्च, जहाँ पे हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए होता है, इमीडिएट एक्शन चाहिए होता है और पर्टिकुलर जो सिचुएशंस है उसी को हम वहाँ पे कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्शन रिसर्च, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्शन रिसर्च इज द करेक्ट आंसर। Next question, the issue of research ethics may be considered pertinent at which stage of research? जो भी हमारा रिसर्च एथिक्स है वो किस स्टेज ऑफ रिसर्च पे हमारा स्टार्टिंग होता है, मतलब हमें उस स्टेज से रिसर्च एथिक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जो भी हमने अपना प्रोसेस ऑफ रिसर्च पढ़ा था उसमें जो भी 8 स्टेप्स पढ़े थे, तो उसमें से बताना है कि रिसर्च एथिक्स का इशू कहाँ पे आता है। इसके ऑप्शंस देखते हैं। एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड इट्स डेफिनेशन, एट द स्टेज ऑफ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन एंड एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इस स्टेज पे हम बाहर जाके सर्वे मैथड्स काफ़ी मैथड्स के थ्रू हम डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे हमें बिल्कुल एथिक्स और मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ में डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती है बायसनेस की। बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि एथिक्स को फॉलो नहीं करता रिसर्चर और उसके बिना ही डेटा को कलेक्ट करता है। तो इस स्टेज पे हमें अपने रिसर्च एथिक्स का ज़्यादातर ध्यान रखना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी, एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन विल बी द करेक्ट आंसर।
आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड। इनमें से कौन सा जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट हम जब भी रिपोर्ट तैयार करते हैं उसका फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया जाता है। डॉक्टरल लेवल थीसिस, कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर्स, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स एंड सिंपोजिया। तो जो भी रिपोर्टिंग फॉर्मेट होगा वो होगा हमारा डॉक्टरल लेवल थीसिस, जो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं वही हमारा रिपोर्टिंग फॉर्मेट यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टरल लेवल थीसिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।